हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ सिंधु घाटी सभ्यता की क्लास नंबर 2 जो हमारी रहने वाली है एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मैंने आपको पहले टॉपिक पे पढ़ाया था सिंधु घाटी की सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता में हमने चैप्टर वाइज देखा था। सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी भी भूमिका थी उसको देखा था, और उसके बाद हमने उसके 10 से 15 श्लोकों को देखा था। आज उसी फॉर्मेट पे हम एमसीक्यू फॉर्मेट आपके लिए प्रस्तुत करते हैं, और एक क्वेश्चन आपके बेहद इंपॉर्टेंट है जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं में और यूपी पैट स्पेशल में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपके लिए ये हिस्ट्री का सिंधु घाटी सभ्यता का पहला है, तो आपसे उम्मीद है कि आपने पहले पार्ट में देखा होगा बहुत ही अच्छे से। इससे चलते हैं अगले पार्ट की ओर, और अगला पार्ट हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पीडीएफ सभी लोगों को मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के बाद में। ओके, या व्हाट्सएप करिएगा हमको, इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं हमको पीडीएफ के लिए। ओके, और अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता है कि ये 10 टॉपिक हमारे बेहद इंपॉर्टेंट हैं। 10 नहीं, यानी कि जितने भी टॉपिक हैं यहाँ पे बेहद इंपॉर्टेंट है। चैप्टर वाइज देखेंगे। चैप्टर वाइज का मतलब है ना कि हमें सब कुछ पता चलेगा कि उस चैप्टर के बारे में क्या आता है हमारे। ठीक है, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य काल, गुप्त वंश, मराठा हो गया आपका, हर्षवर्धन हो गया, सल्तनत हो गई, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज भी पढ़ने को हमको मिलेगा। क्या बात है, हिस्ट्री को बिल्कुल लाजवाब तरीके से पढ़ेंगे, और पढ़ा भी है। पहले टॉपिक पे बहुत ही आप लोगों ने प्रेम दिखाया है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिएगा टॉपिक पर। ओके, तो देखते हैं और रिवील करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट नंबर 2। और पार्ट नंबर 2 आप सभी लोग जानते हैं विद एमसीक्यू फॉर्मेट होगा हमारा पार्ट नंबर 2। तो देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। नीचे दिए गए कूटों से स्पष्ट करके बताइएगा कि कौन से हैं जो आपके स्पष्ट रूप से हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, पूछा जा रहा है कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर या आपका लुहास। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो इसके ऑप्शन आपके नहीं हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो कालीबंगा की बात करेंगे तो हमने आपको बताया था कि कालीबंगा का मतलब है काले रंग की चूड़ियां। कहां पर है, आपके राजस्थान में है। राजस्थान में है कालीबंगा, और कालीबंगा का मतलब है काले रंग की चूड़ियां। और कालीबंगा जो है वो आपके घग्गर नदी के किनारे है, और हमें यहां से कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे और किसके साक्ष्य मिले हैं, तो आपके भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। भूकंप के भी साक्ष्य मिले हैं। अब भूकंप के साक्ष्य की बात की अगर हम बात करेंगे तो यहां से एक ही खेत में दो फसल उगाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। तो एक ही खेत में 2 फसल उगाए जाने के साक्ष्य भी हमको कहां से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे है, लेकिन हमारा प्रश्न पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में कौन से हैं। ठीक है, लोथल की बात करेंगे तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र पतन नगर है जिसे हम कहते हैं लोथल। कहां पर है, आपके गुजरात में है, अहमदाबाद जिले में। किस नदी के किनारे है, तो कह सकते हैं भोगवा नदी के किनारे है। इसे लघु सभ्यता या लघु मोहनजोदड़ो सभ्यता भी कहते हैं, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र पत्तन नगर है। आलमगीर की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में है, और किस नदी के किनारे है, तो आपके हिंडन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे होगा, आपके हिंडन नदी के किनारे है। और यहां पर सबसे पहले कपास का साक्ष्य मिला। कपास का साक्ष्य मिला था यहां से सबसे पहले। ठीक है, और लुहास की बात करेंगे, ये भी आपके कहां पर है, तो ये भी आपके उत्तर प्रदेश में है। तो इस प्रकार हम बात करेंगे तो सी और डी दोनों कहां पर है, आपके उत्तर प्रदेश में है। इसमें आपके ऑप्शन भी होने चाहिए थे, लेकिन ऑप्शन किसी वजह से यहां पर नहीं है। तो बी और सी यानी कि सी और डी आलमगीरपुर और आपका लुहास जो है आपके सहारनपुर साइड, मेरठ साइड में पड़ते हैं। दोनों स्थल आपके कहां पर हैं, ये दोनों के दोनों स्थल आपके उत्तर प्रदेश में है। ओके, तो अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो कौन सी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है जिन नदियों के तट पर बसी है वो कौन कौन सी है,
तो आपको पता है क्या सिंधु है? तो बिल्कुल है आपकी सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे आपके कौन कौन से स्थल है? मोहनजोदड़ो आपका हो गया, सिंधु नदी के किनारे है। झेलम नदी भी है आपके, चिनाब नदी भी है, लेकिन गंगा नदी का दूर दूर तक सिंधु घाटी सभ्यता से कोई संबंध नहीं है। तो देख लिए 1 2 3, यानी कि 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, झेलम की अगर बात करेंगे 5 नदियां हैं, ठीक है, जिन्हें पंच नदी के नाम से जानते हैं, जिसमें सबसे पहले आपके चिनाब, इन्हें वर्तमान समय में चिनाब कहते हैं, लेकिन प्राचीन नाम था अस्कनी। झेलम की बात करेंगे तो बिसत्ता इसका प्राचीन नाम था। उसके बाद चलिए और भी बात कर लेते हैं, तो रावी, रावी का नाम था परसुड़ी। और उसके बाद आती है ब्यास, और ब्यास का नाम था बिपाशा बसु। ठीक है, ब्यास मतलब होगी बिपाशा। और उसके बाद अगर बात करेंगे तो हमारी नदी आती है सतलज, और सतलज को हम कहते हैं सुतुद्री। तो सतलज का प्राचीन समय में जो नाम था वो क्या था? सुतुद्री। तो ये भी आपकी सिंधु नदी के तहत स्थापित की गई थी। ये सिंधु की सब नदियां सिंधु नदी की आपकी सहायक नदी है, और किस तट की है? तो बाएं तट की है। मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपने बहुत अच्छे से पहली क्लास को करा होगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा गंगा नदी का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, ओके। लेकिन अगर बात करेंगे तो भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी गंगा नदी। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, और विश्व के 2 देश भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है, जिसमें से बांग्लादेश जो है वो 15 किलोमीटर में गंगा बहती है, और 2510 किलोमीटर जो गंगा बहती है वो आपके भारत में बहती है गंगा यहाँ से। ठीक है, तो गंगा जो है उसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ओके, यहां से निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई है? तो मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले जो धातु प्रयोग की गई थी उसको हम कहते हैं कॉपर। क्या कहते हैं? तांबा। तो तांबा जो है वो सबसे पहले प्रयोग की गई थी। सोने के भी आभूषण पहनते थे, चांदी के भी आभूषण पहनते थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से पूरी तरह से परिचित नहीं थे। ओके, तो लोहे से पूरी तरह से परिचित नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अब बाकी तो आपको पता है कि मैंने आपको यहाँ पे स्टेटमेंट एक और बताया था, सभी जानवरों से परिचित थे लेकिन सिंह से पूरी तरह से परिचित नहीं थे। ओके, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? अगर पूछा जाएगा सिंधु अर्थव्यवस्था, जो हमारी सिंधु इकोनॉमी है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो ताकत थी वो क्या थी? एग्रीकल्चर थी, व्यापार थी, या चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन थे, या बढ़ईगिरी थी। तो बढ़ईगिरी का तो दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता में। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि की अगर बात करेंगे तो कितने प्रकार की फसलें उगाई थी? 9। तो 9 प्रकार की फसलों में सबसे पहले जो उगाई थी वो क्या थी? जौ, और उसके बाद गेहूं। ऐसे इन्होंने बाजरा भी उगा लिया, चावल भी उगा लिया, मक्का भी उगा लिया, सरसों भी उगा ली। ऐसे प्रकार की 9 फसलें इन्होंने उगा ली थी। तो गेहूं जो है वो सबसे पहली फसल थी, यानी कि सबसे पहली थी जौ, और दूसरी नंबर पे थी गेहूं। लेकिन सबसे ज्यादा जो व्यवस्था, जो ताकत थी वो क्या थी? व्यापार की थी। तो व्यापार करने के लिए विभिन्न देशों पर भी निर्भर रहते थे। तो विभिन्न देशों पर निर्भर रहते थे, जैसे अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, इन सभी देशों पर क्या रहते थे? निर्भर रहते थे व्यापार करने के लिए। तो सबसे बड़ी जो ताकत थी वो क्या थी? ट्रेड। ठीक है, तो सबसे बड़ी ताकत अगर हम मानेंगे तो क्या थी? व्यापार, जिसकी सबसे बड़ी ताकत थी। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 5, इसको हम बोलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में जो कालीबंगा है। अभी हमने पढ़ा था कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कालीबंगा जो था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? चट्टान कटौती की वास्तुकला के लिए, बंदरगाह कपास की खेती के लिए, या मिट्टी के पात्र के लिए? मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले कि कपास की खेती का पहला साक्ष्य जो मिला था वो आलमगीरपुर में मिला था। कहां पर मिला था? आलमगीरपुर में मिला था। और आलमगीरपुर की अगर हम बात करेंगे तो कहां पर है? आपके हिंडन नदी के किनारे है, और आपके उत्तर प्रदेश में है।
कालीबंगा की बात करेंगे तो राजस्थान घग्गर नदी के किनारे है। कहां पर है? आपके राजस्थान में है और आपके घग्गर नदी के किनारे है, हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे है। तो बंदरगाह की अगर बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह था जिसको कहते हैं लोथल। तो ये देखिएगा मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध था, क्योंकि कालीबंगा का ही अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, ठीक है। तो मिट्टी के पात्र के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर, अभी मैंने आपको बताया पतन नगर ही बोलो या बंदरगाह बोलो, बात एक ही है। कौन सा है? आपके लोथल है, ठीक है। रोपड़ की बात करेंगे, किस नदी के किनारे है? तो आपके सतलज नदी के किनारे है। और कौन सा साक्ष्य मिला है? ठीक है, रोपड़ आपके पंजाब में है। कौन सा साक्ष्य मिला है? तो मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का भी साक्ष्य मिला है। मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, ठीक है। तो दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा तो आपको पता है जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, भूकंप का साक्ष्य मिला है, एक ही खेत में 2 फसलें उगाए जाने का साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिला है। विशाल स्नानागार, नृत्य करती हुई कांसे की मूर्ति प्रदान की गई है, यहां से मिली है। विशाल अन्नागार का साक्ष्य मिला है। पुरोहित भवन मिले हैं, सभा भवन मिले हैं, ठीक है। ऐसे आपके कई सारे साक्ष्य मिले हैं, सभी मैंने आपको बताए भी हैं कि कितने साक्ष्य हमको मिले हैं। यहां से आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो देखिएगा, तमिल थी, खरोष्टी थी, या आपकी ब्राह्मी लिपि थी, या अज्ञात लिपि थी। तो मैंने आपको बताया सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी, लिपि का मतलब होता है लेखन कला, ठीक है। तो लिपि का मतलब क्या होता है? लेखन कला होता है। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो क्या थी? चित्रात्मक। तो चित्रात्मक जो लिपि थी वह पढ़ी नहीं जा सकती थी, लेकिन लिखी जा सकी थी, बट पढ़ी नहीं जा सकी थी। इसलिए इसको हम बोलते हैं, किस पद्धति पर आधारित थी? तो ब्रष्टोपेडन, ब्रष्टोपेडन पद्धति पर यह आधारित थी। और इसमें जो चिन्ह बना होता था वो किसका बना होता था? मछली का बना होता था। किसका बना होता था? मछली का बना होता था। तो ये सभ्यता जो थी जी, आपकी जो सभ्यता यहां से थी वो पढ़ी नहीं जा सकी, लेकिन लिखी जा सकी थी। और ये लिखने के लिए जो प्रयोग करी जाती थी वो कैसे करी जाती थी? ठीक है, तो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। कैसे लिखी जाती थी? राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। और इसीलिए जब पढ़ी नहीं जा सकी तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो किस काल से संबंधित होगी? आद्य ऐतिहासिक काल से। आद्य ऐतिहासिक काल से यह सभ्यता आपकी पूरी तरह से संबंधित होगी, और इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसीलिए कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो अगर प्रश्न आता भी है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कैसी सभ्यता है, तो या तो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, प्रोटो हिस्ट्री है, या तो हम कह सकते हैं कि प्रोटो हिस्ट्री ना होकर कैसी है? कांस्य युगीन सभ्यता है, जिसे हम कहते हैं क्योंकि इसमें तांबा को सबसे पहले खोजा गया था। सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली जो धातु थी वो क्या थी? कॉपर, जिसे हम कहते हैं तांबा, ओके। और लोहे से कभी परिचित नहीं थे, लोहे से कभी परिचित नहीं हो पाए थे ये लोग। तो जो लिपि हमारी अगर बात करेंगे, खरोष्टी लिपि है, ब्राह्मी लिपि है। जैसे हम मानते हैं कि आज के समय में जो हमारी लिपि है उसे हम बोलते हैं देवनागरी। तो देवनागरी लिपि जैसे हम लिख ही रहे हैं, तो हम कैसे लिखते हैं? हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेफ्ट से राइट लिखते हैं। उसी प्रकार की ब्राह्मी लिपि भी होती है, लेफ्ट से राइट लिखी जाती है। लेकिन अगर चित्रात्मक की बात करेंगे तो किससे संबंध होगी? आपकी खरोष्टी लिपि से। खरोष्टी लिपि जो होती है वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? या तो यहाँ पे चित्रात्मक होता, चित्रात्मक थी, वैसे क्या थी? अज्ञात थी, क्योंकि लिपि को लिखा गया लेकिन पढ़ा कभी नहीं गया था। इसीलिए आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी इसको हम बोलते हैं, ओके। अब ये तो प्रश्न बहुत ही सरल है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है या स्थानीय अर्थ क्या है? तो आप सभी लोगों को पता है, मृतकों का टीला। जैसे मैंने आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम है वो है मृतकों का टीला। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि जो आपके मेसोपोटामिया,
मैंने आपको बताया था मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया क्या है, दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया का जो अर्थ है वो है दो नदियों के बीच की भूमि को क्या बोलते हैं, मेसोपोटामिया के नाम से जानते हैं। ओके, तो मोहनजोदड़ो जो है आपके किस नदी के किनारे होगा, तो आपके सिंधु नदी के किनारे होगा। ठीक है, किस नदी के किनारे है, तो आपके सिंधु नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो। और सिंधु नदी की बात अगर करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता आपके रावी नदी के किनारे है, और सिंधु नदी के किनारे आपके पाकिस्तान में है। कौन सा प्रांत है, आपके लरकाना जिले में। ठीक है, किस प्रांत में स्थित है, तो आपके लरकाना प्रांत में स्थित है आपका मोहनजोदड़ो। ओके, तो मोहनजोदड़ो को अभी मैंने बताया विशाल स्नानागार मिला है, विशाल अन्नागार मिला है, आपके कांसे की मूर्ति मिली है जिसको मोम की विधि के द्वारा बनाया गया था। ओके, अगले प्रश्न की ओर मूव करने से पहले देखते हैं कि प्रश्न, सबसे पहली बात है कि प्रश्न को देख लीजिएगा कि किससे पूछा जाता है। ठीक है, वरना मोहनजोदड़ो पे ही स्टार्टिंग करते रहो। ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता का पक्की मिट्टी का हल कहां से प्राप्त हुआ है। तो प्रश्न यह है कि हड़प्पा सभ्यता में जो पक्की मिट्टी का जो हल है वो कहां से प्राप्त हुआ है या कहां से पाया गया है। मोहनजोदड़ो के बारे में अभी हमने ऐसी कोई डिटेल ही नहीं पढ़ी, तो मोहनजोदड़ो इसका आंसर नहीं होगा। बनावली जो है वो आपके कहां पर है, हरियाणा में है। बनावली होगा आपके हरियाणा में। ठीक है, कालीबंगा कहां पर है, कालीबंगा राजस्थान में है आपके। लोथल कहां पर है, गुजरात में है। तो इन सभी के बारे में पढ़ चुके हैं, इसी के बारे में नहीं पढ़ा है। तो जो पक्की मिट्टी का जो हल है वो कहां से मिला है, वो आपके मिला है बनावली से। और बनावली से एक पॉइंट और बहुत जबरदस्त मिला है जिसे हम कहते हैं उत्तम किस्म के जौ। तो उत्तम किस्म के जो जौ होते हैं वो किससे मिले हैं, आपके यहीं से मिले हैं। ठीक है, तो उत्तम किस्म के जो जौ होते हैं वो आपके कहां से मिले हैं, तो वो आपके बनावली से ही मिले हैं। ओके, अब हमारा प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियां कैसी थी। तो गलियों की बात अगर करी जाएगी तो गलियां क्या थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण की अगर बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल एक दूसरे को क्या काटती थी, समकोण पर काटती थी, यानी कि चौड़ी थी। ठीक है, और क्या थी, सीधी थी। तो आंसर क्या होगा हमारा, चौड़ी व सीधी थी। और दोनों साइड में क्या होता था, बने हुए थे घर, जिसमें एक जो था उसको प्रथम द्वार कहते थे, जिसे कहते थे प्रथम भाग। तो प्रथम भाग में कौन रहता था, प्रथम भाग में वो रहते थे जो शासन करते थे, जिसे हम कहते हैं शासक वर्ग। और द्वितीय भाग में कौन रहता था, तो द्वितीय भाग में वो रहते थे जो मजदूर थे, कारीगर थे, व्यापारी थे, वो द्वितीय भाग में रहते थे। यानी कि सेकंड भाग की बात करेंगे तो कौन रहते थे, जैसे मजदूर हो गए जिन्हें श्रमिक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इन्हें, श्रमिक बोलते हैं। कारीगर रहते हैं, व्यापारी लोग रहते थे। लेकिन जो बड़े व्यापारी थे वो कहाँ रहते थे, वो प्रथम दुर्ग में ही रहते थे। तो किलेबंदी का जो साक्ष्य है वो कहाँ से नहीं मिला, तो चूंदू में ऐसा कोई साक्ष्य ही नहीं मिला था कि जिससे लोग रह पाते वहां पर। तो किले का कोई साक्ष्य नहीं मिला था चूंदू से। ओके, मनके बनाने के कारखाने भी कहाँ से मिले थे, चूंदू से ही मिले थे। तो सिंधु घाटी के शहरी, तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी ना वो शहरी सभ्यता थी, ना कि नगरीय। नगरीय और शहरी दोनों सभ्यता थी, लेकिन ग्रामीण सभ्यता नहीं थी सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, तो कैसी थी, शहरों की गलियां चौड़ी थी और पूरी तरह से सीधी भी होती थी। ठीक है, अगला अगर देखेंगे प्रश्न, तो अगला प्रश्न आपके बहुत ही अच्छे एग्जाम CDS में पूछा गया प्रश्न है। अब प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो सही स्टेटमेंट बताना है कि सही कथन जो है वो कौन सा है। ठीक है, मानक हड़प्पा मुद्राएं मिट्टी की बनी थी। हड़प्पा के निवासी ना तो कांस्य के विषय में जानते थे, ना ही ताम्र के। ताम्र मतलब होगा आपका तांबा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता ग्राम आधारित सभ्यता थी। ये तो मैंने आपको अभी बताया कि यह सभ्यता ग्राम आधारित नहीं थी, यह सभ्यता कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी या शहरी सभ्यता थी।
हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे। कहां से मिला कपास का साक्ष्य? आलमगीर से मिला, ठीक है। और प्रयोग में लाते थे, तो बिल्कुल ठीक बात है, निवासी जो थे वो कपास उगाते थे और प्रयोग में भी लाते थे। कहां से मिला है? आलमगीर से मिला है, जो उत्तर प्रदेश यानी कि मेरठ सहारनपुर साइड में आपका पड़ता है। तो हड़प्पा के निवासी कांस्य से, तो हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता जब थी तो कांस्य से क्या थे? परिचित थे। तांबा तो उन्होंने सबसे पहले खोजा था, तो ये तो स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, ठीक है। मानक मुद्रा मिट्टी की बनी थी? नहीं भाई, किसकी बनी थी? सेल खड़ी की बनी होती थी ये, ठीक है। तो देखिएगा, तीनों को हमने डिसाइड भी कर लिया और चौथा भी हमने सही कर लिया आपसे, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न जो था CDS 2019 में पूछा गया था, ठीक है। तो इसी प्रकार के प्रश्न, थोड़े टफेस्ट प्रश्न भी हैं आपके इस MCQ फॉर्मेट में, क्योंकि प्रश्न किसी भी एग्जाम में किसी भी तरह का बन सकता है। अगली देखिए, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक शहर जल प्रबंधन। अब देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में इंजीनियर भी रहे थे, यानी कि जो सभ्यता आज से कम 5000 वर्ष पहले रही थी उसमें कई सारे इंजीनियर भी थे। तो ऐसे कई सारे इंजीनियर थे जहां से सिंधु घाटी सभ्यता बनी जाके, क्योंकि ऐसे स्विमिंग पूल बनाते थे, ऐसे जलों के संरक्षण करने के लिए जलाशय बनाते थे, बांध बनाते थे, जिसमें कोई भी छेद, कोई भी छिद्र नहीं होता था, ना ही उसमें से कोई पानी निकल सकता था। तो जल तकनीकी व्यवस्था के लिए कौन सा स्थल जो है वो आपका प्रसिद्ध है, या कहां से साक्ष्य मिला है? लोथल हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, धौलावीरा हो गया, राइट। तो अगर यहां से बात करेंगे, लोथल की अगर बात करेंगे, तो एकमात्र पत्तन नगर या बंदरगाह है आपके, कहां पर है? आपके गुजरात में है, सभी को पता भी है और कई बार अभी हम यहीं पर देख चुके हैं। मोहनजोदड़ो की बात करेंगे, पाकिस्तान में है आपके। हड़प्पा की बात करेंगे, ये भी आपके पाकिस्तान में है और रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? रावी नदी। धौलावीरा की बात करेंगे तो गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है और यहीं से जल तकनीकी पद्धति की बात करी गई है। और ये नगर जो धौलावीरा जो नगर था, ये 3 भागों में विभाजित था। तो 3 भागों में विभाजित था। सबसे पहले भाग को बोलते थे गढ़ी। गढ़ी सबसे ऊंचा भाग होता था, जिसमें शासक लोग के वर्ग रहते थे। उसके बाद अगर बात करेंगे तो देखिएगा, मध्य था, जिसमें निचले स्तर के लोग रहते थे, और इसमें आपके मजदूर वगैरह प्रकार के लोग रहते थे। तो धौलावीरा की अगर हम बात करें तो धौलावीरा जो आपका स्टेट है, ठीक है, धौलावीरा की अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा जो नगर है, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट नगर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का भारत के अंदर, वो क्या है? धौलावीरा है। लेकिन पहले की अगर हम बात करेंगे तो क्या है? वो राखीगढ़ है आपके, ठीक है, वो क्या है? आपके राखीगढ़ है। लेकिन अगर भारत की बात करेंगे कि भारत में, ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो आपके मोहनजोदड़ो है। और ओवरऑल अगर पूरे की बात करेंगे, ठीक है, तो क्या है? मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। राइट, समझ में आपको बातें आ रही हैं? शायद आपको धीरे से क्या करें, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, ठीक है। तो इसी प्रकार बने रहिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्यों की? तो सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्यों थी? ठीक है, वह नगरीय सभ्यता थी, वह अपनी लिपि थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहर व्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो अगर बात करेंगे तो कैसी थी? अभी शायद आपको ध्यान होगा, कुछ टाइम पहले ही हमने बताया था कैसी सभ्यता थी, तो एक नगरीय सभ्यता थी। ओके, करें सिंधु सभ्यता के लोग अज्ञात धातु कौन सी थी? तो किस धातु से लोग परिचित नहीं थे? ठीक है, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। सबसे पहले उन्होंने तांबा को खोजा था, तो उपयुक्त में कोई नहीं होगा, एक से अधिक नहीं होगा, उपयुक्त में कोई नहीं, यानी कि इसमें से लोहे से सिर्फ परिचित नहीं थे, बाकी सभी से परिचित वो थे। ठीक है, तो देख लीजिएगा, लोहे से परिचित नहीं थे, बाकी सभी से परिचित थे। ठीक है, करें पोतगहा यानी कि गोदीबाड़ा। ये तो क्वेश्चन शायद मैंने आपको उसमें बताया भी नहीं था, लेकिन आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं कि गोदीबाड़ा जो हमारा था सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया है? चूनू दौड़ो,
लोथल, कालीबंगा या बनावली। बनावली को अभी मैंने पढ़ा, हिसार हरियाणा में है आपके, बनावली हरियाणा में है आपके। उत्तम किस्म के जौ और पक्की मिट्टी के हल का साक्ष्य मिला था यहां से। कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियां, जुटे हुए खेत का साक्ष्य, एक ही खेत में 2 फसल उगाए जाने का साक्ष्य, भूकंप का साक्ष्य हमको यहां से मिला था। नोट डाउन करते चलिएगा, अच्छे से प्रिपेयर करिएगा नोट। सिंधु घाटी सभ्यता की कभी भी आपको दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने के लिए। ओके, लोथल की बात करेंगे तो राइट आंसर लोथल। गोदीवाड़ा बोलो, ठीक है, कहां पर? लोथल। चुनु दौड़ों से लिपस्टिक का साक्ष्य मिला, कंगे का साक्ष्य मिला, मनके बनाने के कारखाने मिले आपके, ये सब वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले, ये सब आपके कहां पर मिले? चुनु दौड़ों से ये सभी साक्ष्य आपके मिले थे। ठीक है, आप याद रखिएगा। ये देखिएगा, ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आईएएस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आईएएस एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आप देखिएगा कितना सरल है। उसके बाद यही प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया और यही प्रश्न आपके एनटीपीसी में और कई सारे एग्जाम यूपीपीसीएस में भी ये प्रश्न आपके पूछा गया था। तो प्रश्न में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको सही से करना है। करेक्ट, एक तरफ खोजे हैं, एक तरफ हड़प्पा के स्थल है। ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता है उसके क्या है, एक तरफ स्थल है। तो खेतों की जुताई की अगर बात करेंगे तो मैंने आपको बताया कि जुते हुए खेत का जो साक्ष्य है वो कहां से मिला आपके? ठीक है, कालीबंगा से मिला। ओके, बात समझ में आ गई होगी। कोई दुर्ग नहीं मिला, मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था, कोई दुर्ग नहीं मिला। तो देखिएगा पहला, ठीक है, यानी कि सबसे पहले क्या होगा हमारा? सी। तो पहले का सी वाला देखिएगा, तो ए तो हमारा कट हो गया और ए ऑप्शन भी कट हो गया। तो अब जो हमारे ऑप्शन बचे हैं वो पहले और तीसरे में से हमको सही करना है। तो कोई दुर्ग नहीं मिला, ठीक है। तो देखिएगा ए भी, इसमें भी है, इसमें भी है। अब भी हमारी आगे की समस्या है, घोड़े की हड्डियां कहां से मिली हैं? तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कहां से मिली है, सुटकोडोर से मिली है। तो हमारा ऑप्शन सही हो गया आपका सी। तो सी आंसर सही हो गया। और निचला शहर आपको कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। तो इस प्रकार भी हम सही कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा सही हुआ हमारा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है हमारा यहां से। ठीक है, ये देखिएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिंधु सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के तट पर अवस्थित है? यानी कि अवस्थित नहीं है, यानी कि स्थित नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है इनमें से जो सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? प्रश्न ए है। तो देखिएगा चुंददोड़ो आपके सिंधु नदी पर ही है, मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी पर है, कोटजी पाकिस्तान में है, सिंधु नदी पर है। रोपड़ कहाँ है? रोपड़ आपके सतलज नदी पर है। और मैंने आपको अभी बताया था सतलज का पुराना नाम क्या है? तो सतलज का पुराना नाम है सुतुद्री। तो सतलज का पुराना नाम है सुतुद्री। और मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है यहां से। ठीक है, ये देखिएगा, ये भी प्रश्न आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की धार्मिक आस्था के संबंध में विश्वास पर विचार कीजिए, कि कथनों पर विचार कीजिए। तो धार्मिक आस्था क्या थी? पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, जादू टोना पर भी विश्वास करते थे लोग। ठीक है, वे अत्यधिक धार्मिक लोग थे जिनके पास पूजा के लिए बड़े बड़े मंदिर थे। सिंधु क्षेत्र के लोग पेड़ों तथा जानवरों की पूजा करते थे। वे भूतों में विश्वास रखते थे। वे मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे। मृत्यु के बाद जो है आपके जीवन में विश्वास करने का मतलब यही है कि पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। तो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, भूतों पर विश्वास करते थे। सिंधु क्षेत्र के लोग पेड़ों व जानवरों की पूजा करते थे, बिल्कुल करते थे। पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे, एक श्रृंगी पशु की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। धार्मिक लोग थे जिनके पास पूजा के लिए बड़े बड़े मंदिर थे। तो पूजा वूजा नहीं करते थे ये लोग। ठीक है, पूजा वगैरह नहीं करते थे ये लोग, बाकी ये सब काम करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 2, 3 और 4 ये भी प्रश्न आपके
आईएएस एग्जाम 2014 में पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद कई सारे एग्जामों में प्रश्न को बनाया गया होगा और पूछा भी गया होगा, तो कठिन नहीं है प्रश्न, बट आपने पूरा चैप्टर वाइज अगर अच्छे से रिवीजन करके नोट्स बना के प्रिपेयर करे हैं तो उम्मीद है कि शायद आपको सब कुछ समझ में भी आ रहा होगा, बहुत अच्छे से आ रहा होगा। ओके, तो देखिएगा, ठीक है, निम्नलिखित में से हड़प्पाई मोहर, अब देखिएगा मोहर किसकी बनी थी, शेर खड़ी की बनी हुई थी, और मोहर पर पीपल था, एक सरंगी बैल का चित्र बना हुआ था, के बारे में कौन से कथन सही हैं? हड़प्पा संस्कृति के लोग पत्थरों से मोहर बनाते थे, तो पत्थरों से मोहर बनाते थे, बिल्कुल ठीक है, पत्थरों से ही मोहर बनाते थे। मोहर सामान्यतः गोलाकार होती थी, मोहरें एक जानवर पे आकृति पर गड़ी होती थी, तो मोहर अगर बात करेंगे गोलाकार ना होकर कैसी थी, वर्गाकार होती थी। तो अगर इसमें ऑप्शन की बात करेंगे तो नीचे वाला भी हमारा ठीक है, तो ए और सी, तो देखते हैं ए और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर, मैंने आपको बताया था मोहरें जो थी वो शेर खड़ी की बनी थी, और एक सरंगी क्या था, उसमें पशु था, और क्या था, पीपल था, और वर्गाकार थी, कितनी हाइट, 2.8 मल्टीप्लाई 2.8 थी। ठीक है, एक थी हमारी मोहरें थी, सबसे लोकप्रिय थी मोहरें, पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे अधिक अगर जानकारी हमको प्राप्त होती है तो वो मोहरों से ही प्राप्त होती है। कह रहा हड़प्पा स्थल सनौली किस राज्य में स्थित है? मैंने आपको बताया था कि सनौली से जो बागपत, आपके बागपत कहां पर पड़ता है, आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और यहां से 125 कब्रें मिली थी। कितनी मिली थी? 125 कब्रों की जानकारी मिली थी हमको, तो 125 कब्रें मिली थी, और कहां पर थी? आपके बागपत उत्तर प्रदेश में। कहां पर है? बागपत उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, बागपत उत्तर प्रदेश में। इनाम गांव में दफन स्थल है, के नदी के तट पर स्थित है। इनाम गांव, सबसे पहली तो बात यही है कि इनाम गांव भाई है कहां पर? माही हो गया, स्वर्णरेखा हो गया, घोड़ नदी हो गया, पेन्नार हो गया। पेन्नार तो नहीं है क्योंकि दक्षिण भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी स्थल नहीं खोजा गया। ठीक है, स्वर्णरेखा बात करेंगे, माही की बात करेंगे, तो सबसे पहले तो ये घोड़ नदी किनारे है। अगर यहाँ पे एक प्रश्न होता कि रंगपुर किस नदी के किनारे है, तो रंगपुर की अगर हम बात करेंगे तो सुखभादर नदी के किनारे है। रंगपुर किस नदी के किनारे है? गुजरात में है। इनाम गांव कहां पर है? तो इनाम गांव आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है, दैमाबाद कहां पर है? महाराष्ट्र में है। दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे है। इनाम गांव आपके घोड़ा यानी कि घोड़ नदी के किनारे है, घोड़ा नहीं। ठीक है, सुखबादर यानी कि ये अगर बात करेंगे तो कहां पर होगी? आपकी गुजरात। ठीक है, तो गुजरात में है आपके रंगपुर। ठीक है, सुखभादर नदी आप याद रखिएगा, घोड़ नदी याद रखिएगा। ठीक है, घोड़ा भी अगर याद कर लेते हैं तो कोई परेशानी नहीं है उसमें, क्योंकि पेपर में घोड़ी आएगा, घोड़ा नहीं आएगा। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी नहीं है। पेन्नार तो इसलिए नहीं है क्योंकि दक्षिण भारत में कोई भी स्थल और हिमालय के क्षेत्रों में कोई भी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का आज तक मिला ही नहीं है हमको। सिर्फ हमने 97% भाग अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता का खोज नहीं पाए हैं, सिर्फ 3% भाग ही है जो हम खोज पाए हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? लो भाई, ये भी प्रश्न आपके आ गया। ये मैंने जब पढ़ाया था सिंधु घाटी सभ्यता को, स्टार्ट यहीं से करा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का ओवरऑल जो भी स्टेटस था वो पश्चिमोत्तर भारत में हुआ था। पश्चिमोत्तर भारत का मतलब है कि पश्चिम और उत्तर, लेकिन इसमें ऑप्शन आपका चेंज कर दिया है उत्तर और पश्चिम। तो बात तो वही है, उत्तर पश्चिम बोलो या पश्चिम उत्तर बोलो। अब यहीं से अभी मैं यही बता रहा था आपको कि हिमालय में कोई क्षेत्र नहीं मिला, दक्षिण भारत में कोई भी क्षेत्र नहीं मिला, ना तो हिमालय में कोई क्षेत्र मिला, ना तो दक्षिण भारत में आज तक की कोई क्षेत्र मिला है, कोई साक्ष्य नहीं मिला। ठीक है, कोई साक्ष्य नहीं मिला आज तक दक्षिण भारत में भी, और ना ही कोई साक्ष्य आज तक कहां मिला? हिमालय के क्षेत्रों मिला। तो जो भी उद्भव हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का वो उत्तरी और पश्चिमी भाग पर ही उद्भव हुआ है, बाकी कहीं भी उद्भव नहीं हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का आज तक। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का अभी तक मात्र हम 3% ही हिस्सा खोज पाए हैं, अप्रोक्स 97% हिस्सा आज तक नहीं खोज पाए। और यहीं से हमको पता भी चला है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो 1921 में जब दयाराम साहनी ने जब खोजी थी तो हमें पता चला कि वैदिक सभ्यता से भी भारत में कोई पुरानी सभ्यता है जिसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं।
और सिंधु घाटी की सभ्यता को खोजने के बाद और भी कई सारी सभ्यताओं का उसके बीच में उद्भव हुआ, जैसे मिस्र की सभ्यता हो गई, आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई। ये सब सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन या हड़प्पा घाटी के समकालीन सभ्यताएं ही रही थी। इससे पहले हमने देखा था कि उत्तर पश्चिमी तो दक्षिण से तो कोई गिनती ही नहीं है, पूरब से स्थल को खोजा गया है, लेकिन सबसे ज्यादा उद्भव जो हुआ है वो उत्तर पश्चिमोत्तर भारत में ही हुआ है। उत्तर पश्चिमी की जगह पश्चिमोत्तर भी लिख के आ सकता है आपके पेपर में। ओके, तो आज के क्वेश्चन आप देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का हमने पहले चैप्टर वाइज देखा था, आपने रिवीजन अच्छे से करे होंगे। उसके बाद हम अगर उसकी बात करें तो हमने एमसीक्यू फॉर्मेट को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे कि इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा। देखिएगा ये टॉपिक हमारा, अब जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा वैदिक संस्कृति। तो पहले हम चैप्टर वाइज देखेंगे, उसके बाद हम इसके एमसीक्यू फॉर्मेट को देखेंगे। ठीक है, तो लगातार सीरीज जारी है आपके लिए। ठीक है, बहुत ही जल्द हमारा एक बैच स्टार्ट होने वाला है जिसे हम कहते हैं आरओ एआरओ। बहुत ही जल्द एआरओ और आरओ के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो भी चैप्टर वाइज, और वो भी आपके कैसे रहेंगे, यानी कि सब्जेक्ट वाइज रहेंगे क्वेश्चन, जैसे जियोग्राफी के, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, एनवायरमेंट के, कॉन्स्टिट्यूशन के, इन सभी क्वेश्चनों की चर्चा करी जाएगी आरओ एआरओ के पेपर के लिए। बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। बाकी आप लोगों के लिए पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, अब आप संयम बनाए रखें और वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आप अच्छे से नहीं देख पाए इसको तो दोबारा फिर से देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोबारा फिर से मिलेंगे वैदिक संस्कृति के साथ में।